नमस्ते अभ्यर्थियों, हम विश्व के प्रमुख महाद्वीपों की श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व के प्रमुख महाद्वीपों की श्रृंखला में लास्ट टाइम हमने सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के बारे में चर्चा की थी। जैसा कि हमने देखा था कि विश्व के अंतर्गत कुल 7 महाद्वीप हैं और उन 7 महाद्वीपों में से हमने प्राचीनतम भूखंड अफ्रीका महाद्वीप को देख लिया था। अब आज हम अफ्रीका महाद्वीप के बाद दक्षिणी अमेरिका के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। सबसे पहले अपन चलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की ओर। तो हमें ये देखना है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके के प्रश्न आते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक हो गया साथियों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्थिति देख लेते हैं वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में और ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में। दूसरी बात इसके बारे में देख लेंगे कि यहाँ जो प्रमुख नदियाँ हैं उससे संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। नदियों के बाद यहाँ की झीलों से संबंधित प्रश्न बनते हैं और सर्वाधिक प्रश्न ये भी देखे गए कि यहाँ फसलों से संबंधित प्रश्न भी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। फसलों के बाद यहाँ पर प्रश्न देखें तो यहाँ के खनिज से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। खनिज के बाद जलवायु से संबंधित अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु, अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु के बाद अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत वन या वनस्पति कैसी हैं उसके बारे में भी इसके प्रश्न देखने को मिलते हैं। और इसके बाद अपन एक टॉपिक डालेंगे अन्य, और अन्य के अंतर्गत हम देख लेंगे कि यहाँ ज्वालामुखी से रिलेटेड क्या प्रश्न आता है, सर्वोच्च और सक्रिय ज्वालामुखी से संबंधित, यहाँ वनों से संबंधित और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, खनिजों से संबंधित और क्या बातें हैं, बंदरगाह से संबंधित और क्या बातें हैं, और यहाँ के एक रेलवे परिवहन से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो साथियों हम यहाँ पर जो भी महाद्वीपों की श्रृंखला लेकर चले हैं उसके अंतर्गत मेन उद्देश्य ये है कि हमारे प्रश्न यहाँ से अटेंड हो जाए, और इसी उद्देश्य को लेकर हम लगभग सभी जानकारियों को एक साथ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत पहला टॉपिक लेते हैं अपन इसकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति। तो देखिए भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें तो इस तरीके से ये उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के बाद इस तरीके से विश्व का ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, दक्षिण अमेरिका। इस महाद्वीप को अपन कौन सा अमेरिका कहेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो सबसे पहले हमने लास्ट टाइम का जो वीडियो था उसके अंदर देखा था कि अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों कौन से महाद्वीप से निकली थी, तो अफ्रीका महाद्वीप से निकली थी। लेकिन यहाँ पर हमको देखना है कि एक तो यहाँ पर अक्षांश रेखा निकल रही है कौन सी, तो भूमध्य रेखा, और दूसरी अक्षांश रेखा यहाँ पर कौन सी निकल रही है, तो मकर रेखा। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय है, और उष्णकटिबंधीय होने के कारण यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी, अधिकांश भाग पर उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु हो गई। अगर आपको कोई पूछे मोटे तौर पर कि दक्षिण अमेरिका की अधिकांश भाग पर कौन सी जलवायु मिलेगी, तो हमें बता देना है कि उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु वहाँ पर मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस महाद्वीप के चारों ओर क्या स्थितियाँ हैं। तो सबसे पहले देखें ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक नहर है, और उस नहर का नाम है पनामा। एक देश भी है और नहर भी है, पनामा नहर। और यहाँ से अपन मानते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका अलग और ये दक्षिणी अमेरिका अलग। तो दोनों महाद्वीपों को अलग करने वाली नहर है ये पनामा नहर, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और इधर से कौन सा महासागर है, तो हम देखते हैं अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर का भी ये वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर और इधर से कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर। इन दोनों महासागरों को जोड़ती हैं कौन सी नहर, तो पनामा नहर। तो अपन टॉपिक के तौर पर पनामा नहर की विशेष जानकारी आगे लेने वाले।
इसके बाद हम देखें कैरेबियन सागर, इधर से ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर, इधर से ये पूरा अटलांटिक महासागर और यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इस तरीके से अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में उत्तरी अमेरिका या पनामा, और इस तरीके की इसकी लोकेशन है। साथियों, दक्षिण अमेरिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ की भौगोलिक विशेषताएं जो अपने आप में एक अनुपम स्थिति रखती हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ देखते हैं अपन कोलंबिया। अब देखो, कोलंबिया के बारे में बात करें तो कोलंबिया के बारे में सबसे पहली बात हम क्या देखते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की। ठीक है, तो हमारे सामने सबसे पहला टॉपिक आता है और पहला बिंदु आता है कोलंबस ने की। किसने की साथियों? कोलंबस ने की। अब ये कोलंबस जो हैं वो कोलंबस एक यात्री था यूरोपियन, और इस यात्री ने सबसे पहले कहाँ पर पैर रखा या सबसे पहले वो अमेरिका में किस स्थान पर पहुंचा? तो कोलंबिया में पहुंचा था। तो कोलंबस ने यहाँ पर खोज की थी, अमेरिका की खोज। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर वेनेजुएला। इस देश के बारे में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, वेनेजुएला के बाद इस तरीके से यहाँ पर देखें तो इक्वेडोर ये भूमध्य रेखा पर स्थित देश है, बिल्कुल इक्वेडोर के बाद यहाँ पर अपन देखें बोलीविया के बाद ये पेरू के बाद विश्व का सबसे लंबा देश अपन देखें तो कौन सा है? चिली। इधर से पराग्वे, और यहाँ पर अपन देखते हैं पराग्वे के बाद उरुग्वे। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश उरुग्वे। इधर से ये कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील। यहाँ पर छोटे छोटे देश हैं, गुयाना, ठीक है, फ्रेंच गुयाना जिसको कहते हैं, एक कोरू। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन बात करें, ये कुछ देश हैं। इस तरीके से दक्षिण अमेरिका की पूरी लोकेशन क्लियर होती है। तो हमारे दिमाग में यहाँ पर स्थिति ध्यान रखनी है कि सबसे पहला प्रयास हमारा जो था वो था दक्षिण अमेरिका और उसकी स्थिति कैसी है। तो इसकी स्थिति को देखें तो हम अगले क्रम में और इसको स्पष्ट करते हैं। दक्षिण अमेरिका की कैसी स्थिति है? तो दक्षिण अमेरिका की स्थिति की बात करें तो देखिएगा, ये इस तरीके से हम दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये वाली। और दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत इसकी स्थिति में एक और बात जुड़ जाती है यहाँ पर कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो पर्वतमाला का क्या नाम है? तो एंडीज पर्वतमाला। तो हमारा जो टॉपिक रहता है, हम सबसे पहले पर्वतमाला की बात कर लेते हैं। ठीक है, पर्वतमाला की बात कर लेते हैं या पर्वतों की बात कर लेते हैं, फिर घास के मैदान और फिर नदियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले पर्वतमाला की बात की तो यहाँ पर कौन सा पर्वत आ गया? एंडीज पर्वत। ठीक है, और एंडीज पर्वत की बात करें तो एंडीज पर्वत क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? तो एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा हो गया? एंडीज पर्वत। तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा हो गया? एंडीज पर्वतमाला। दूसरी विशेषता देखें एंडीज पर्वतमाला की, तो इसके अंतर्गत क्या जानकारी हमको देखनी है कि एंडीज पर्वतमाला जो है वो नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर आपको क्लियर कर देना है कि जिस तरीके से हिमालय पर्वतमाला है, नवीन मोड़दार पर्वतमाला दो प्लेटों के आपस में टकराने से जिस पर्वत की उत्पत्ति होती है, हाँ ठीक है, और जो वलन युक्त पर्वत होते हैं अपन उसको नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। तो एंडीज पर्वतमाला कैसी पर्वतमाला हो गई? नवीन मोड़दार पर्वतमाला हो गई। इसके बाद यहाँ इसका प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? तो इसकी सर्वोच्च चोटी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सर्वोच्च चोटी है इसकी एकांकागुआ।
69-60 मीटर, और किसी किसी किताब में यहाँ पर 69-62 मीटर भी मिलता है, तो अपन को राइट करना 69-60 मीटर, 6960 मीटर ऊंची ये चोटी हैं, जो कहाँ पर हैं, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पूछे आपको कोई तो भी यही करनी है, और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी यही करनी है। इस तरीके का प्रश्न सेकेंड ग्रेड एग्जाम के अंदर मिलान के लिए और रीट में भी मिलान के लिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और आगे भी संभावित बन सकता है। तो अपन ध्यान रखें, एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हो गई। इसके बाद यहाँ और पर्वतों से जुड़ी हुई जानकारी लें तो यहाँ महत्वपूर्ण पर्वतमाला यही है, और इस पर्वत की बात करें तो यहाँ से जो इस तरीके से यहाँ हवाएं आएगी, वो हवाएं ये ठंडा पर्वत होने के कारण इस तरीके से ये यहाँ का जो भाग होगा वो कैसा भाग होगा, शुष्क भाग होगा, और शुष्क भाग होने के कारण हम आगे का क्रम मरुस्थल देखने वाले हैं। तो पहला टॉपिक अपना क्या क्लियर हुआ, पर्वत। दूसरी बात करते हैं, इसी पर्वत से रिलेटेड नदियों से संबंधित टॉपिक ले लेते हैं। तो नदियाँ की बात करें तो नदियाँ भी, वैसे तो बहुत सारी नदियाँ, पराग्वे नदी हैं, अमेजन नदी हैं, ठीक है, केरो नदी हैं, ओरेनिको नदी हैं, लेकिन जो प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। तो उसी की बात करें, सबसे पहला यहाँ पर अमेजन नदी। अमेजन नदी की बात करें तो अमेजन नदी जो है वो इस तरीके से एंडीज पर्वतमाला से निकलकर, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला से निकलकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती हैं, ठीक है। कहाँ पर गिरती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरने से पहले ये अधिकांश रूप से कौन से देश में बहती हैं, तो ब्राज़ील देश के अंतर्गत बहती हैं। अब अमेजन नदी की विशेषता देखें तो अमेजन नदी की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता कि ये अपवाह की दृष्टिकोण से, कौन सी नदी, अमेजन नदी। अमेजन जो है वो क्या है, अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, ठीक है, किसकी, विश्व की, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी हो गई। अब अपवाह क्या होता है, तो एक शब्द में समझ लीजिए, ये मुख्य नदी है, और इस मुख्य नदी के अंदर छोटी छोटी नदियाँ जिस स्थान से इसको जल दे रही हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुख्य नदी हैं, जो जहाँ से जल ग्रहण कर रही हैं, वो पूरा कैचमेंट जल ग्रहण क्षेत्र उसका कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, अपवाह क्षेत्र कहलाएगा। तो इस तरीके से अमेजन नदी विश्व की अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी हो जाती है। दूसरी बात करें कि अमेजन नदी नील नदी के बाद विश्व की दूसरी लंबी नदी है। हमने पढ़ा था नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में, तो नील के बाद, ठीक है, नील नदी के बाद विश्व की सबसे लंबी नदी। अब नील सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील के बाद हैं, तो ये कौन सी पोजीशन पे हो गई, विश्व की दूसरी बड़ी नदी। इसी अमेजन के आसपास यहाँ पर, ठीक है, अमेजन वन पाए जाते हैं, और उनके बारे में अपन बात करें उससे पहले एक और नदी ले लेते हैं। इस तरीके से एक नदी की बात और करें, यहाँ पर एक देश है वेनेजुएला, ठीक है ना, अभी अपन ने देखा वेनेजुएला, और वेनेजुएला में भी इस तरीके से एक नदी निकल रही है, उस नदी का नाम है ओरेनिको, ठीक है, ओरेनिको नदी। ओरेनिको नदी कौन से देश में होगी साथियों, वेनेजुएला। ये भी एंडीज पर्वतमाला से निकल रही है। ओरेनिको नदी जो है उस नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है ना। सहायक नदी का नाम क्या है, तो कि सहायक केरो नदी, या उसको केरू नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस नदी पर क्या इंपॉर्टेंट विशेषता है, तो देखेंगे आप कि केरो नदी या केरू नदी जो है उस पर विश्व का, ठीक है, इस सहायक नदी केरो नदी पर एंजिल जलप्रपात स्थित है। एंजिल जलप्रपात, जलप्रपात क्या होता है हम पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से देख चुके हैं। जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, एंजिल जलप्रपात की बात करें तो एंजिल जलप्रपात कौन से देश में हो गया, वेनेजुएला देश में। कौन सी नदी पर हो गया, केरो। लेकिन एक बार आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था जिसमें ओरेनिको नदी को राइट किया गया था। तो बिल्कुल एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के पेपर से बिल्कुल अटैचमेंट रखते हैं, ठीक है। बहुत सारी किताबें हमको गलत ज्ञान भी दे देती है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं अपन। तो देखिए सहायक नदी केरो जो है उस पे एंजिल जलप्रपात है, लेकिन ओरेनिको भी आए तो राइट है। दोनों ऑप्शन में आए ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, केरो नदी करनी है।
एंजिल प्रपात की बात करें तो 979 मीटर ऊंचा है, ठीक है, लगभग 1 किलोमीटर ऊंचाई से पानी नीचे की ओर गिर रहा है। और ऐसी स्थिति में इसके बारे में जो प्रश्न अपन लिखने वाले हैं क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो गया? एंजिल जलप्रपात, वेस्ट वेनेजुएला। तो नदियों के बारे में पराग्वे नदी भी है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी है जानकारी इतनी, क्योंकि संबंधित अगर प्रश्न पूछना है नदियों से उठा के तो अमेजन और ज़्यादा से ज़्यादा ओरेनिको नदी के बारे में ही प्रश्न बनता है। तो इस तरीके से हमने दक्षिण अमेरिका की एक स्थिति देख ली, कौन सी? तो यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला की स्थिति। एंडीज पर्वतमाला में विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है। फिर नवीन मोड़दार पर्वत हैं, बर्फीला है, और हिमालय के बाद, सुनना वापस से, हिमालय के बाद विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला जो हैं वो भी अपन कौन सी देखते हैं? तो एंडीज पर्वतमाला देखते हैं। इसके बाद सर्वोच्च चोटी हम देख ही चुके हैं, एकांका गुहा। तो इस तरीके से ये आपका पर्वत और नदियाँ क्लियर होती है। अगला टॉपिक अपन लेते हैं यहाँ पर मरुस्थल और घास के मैदान, ठीक है। तो अमेरिका के अंतर्गत जो मरुस्थलीय इलाका क्यों है उसके बारे में अभी अपन ने कुछ चर्चाएं की है। तो हमारा तीसरा टॉपिक हो जाएगा मरुस्थल, और मरुस्थल के बाद उसके साथ अपन और क्या देखने वाले हैं? घास के मैदान। तो देख लेते हैं सबसे पहले मरुस्थलीय स्थिति कैसी है यहाँ पर। तो मरुस्थलीय स्थिति इस तरीके से हमने दक्षिण अमेरिका की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया, और ये वाला स्थिति है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर कि 2 मरुस्थल है। ये कौन सा अपन ने पर्वतमाला बताई? तो ये पर्वतमाला कौन सी हो गई? एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला में यहाँ पर क्या करता है? एंडीज पर्वतमाला बारिश इधर ही करा देता है, ठीक है, और बारिश प्रशांत महासागर की ओर हो गई तो ये भाग कैसा होगा? शुष्क होगा। और जहाँ शुष्कता में लगातार वृद्धि होती है वहाँ पर मरुस्थल बनेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक मरुस्थल बनता है अटाकामा का मरुस्थल, अटाकामा का मरुस्थल। तो आपका पहला मरुस्थल हो जाएगा अटाकामा का मरुस्थल। और दूसरा मरुस्थल यहाँ पर अर्जेंटीना में हम देखते हैं पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल। अब देखो अटाकामा के मरुस्थल के बारे में हमसे क्या जानकारियाँ पूछी जा सकती हैं? तो अटाकामा मरुस्थल के बारे में 2-3 जानकारियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो ये उत्तरी चिली या चिली व अर्जेंटीना लिख सकते हैं, उसमें फैला हुआ है, अर्जेंटीना में फैला हुआ अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। चिली और अर्जेंटीना वाला ये वाला पूरा पार्ट, इधर से अर्जेंटीना आ गया और इधर से चिली आ गया, ठीक है, पेरू आ गया, बोलीविया आ गया। तो इस स्थान पर स्थित है। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी लें तो अटाकामा मरुस्थल की इम्पोर्टेंट जानकारी है कि विश्व का सबसे सूखा अगर मरुस्थल कोई है तो वो कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल। इसको यहाँ पर नाइट्रेट के ज़्यादा भंडार भी पाए जाते हैं, ठीक है। चिली सबसे ज़्यादा उत्पादक है, अपन देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ इसको विश्व का लाल मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है। विश्व का लाल मरुस्थल भी हम किसको कहेंगे? अटाकामा मरुस्थल को। विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल भी अटाकामा का मरुस्थल हो जाता है। फिर बात करते हैं, देखो ये घर्म मरुस्थल हो गया। यहाँ पर अपन देखते हैं पेंटागोनिया का मरुस्थल, तो ये मकर रेखा और उससे भी दक्षिण की ओर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये पराग्वे और मतलब अर्जेंटीना इस वाले स्थान में है। तो ये शीत मरुस्थल है, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पेंटागोनिया का मरुस्थल। मुख्य रूप से कौन से देश का नाम लिखे अपन? अर्जेंटीना देश हो गया, ठीक है। तो अर्जेंटीना देश के अंतर्गत पेंटागोनिया का मरुस्थल कंप्लीट होता है। आगे की ओर बात करें तो प्रमुख घास के मैदान की बात कर लेते हैं। इसी के साथ प्रमुख घास के मैदान, घास के मैदान, घास के मैदान की बात करें, ठीक है। प्रमुख घास के मैदान की बात अपन करें तो कैसे घास के मैदान हैं? तो
यहाँ आप देखते हैं लानोस, पंपास, ग्रान चाको, ठीक है, कंपास, इस तरीके के बहुत सारे देखते हैं घास के मैदान। तो मैप पर ही चलते हैं सबसे पहले। अब देखो, सबसे पहले अपन घास के मैदान में नंबरिंग कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। लानोज, सबने सुन रखा है, लानोज घास के मैदान। लानोज के बाद कंपास, कंपास के बाद ग्रान चाको, ग्रान चाको के बाद पंपास। ये कुछ घास के मैदान हैं। अब घास के मैदान में सबसे पहले ये वेनेजुएला जो देश है, वेनेजुएला, उस वेनेजुएला देश में यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? ये अमेजन नदी। तो अमेजन नदी के उत्तर में यहाँ पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर अमेजन के दक्षिण में और ब्राज़ील के अंतर्गत इसके आसपास यहाँ पर कौन से घास के मैदान पाए जाएंगे? कंपास घास के मैदान मिलते हैं। इसके बाद यहाँ और दक्षिण के अंतर्गत आएँ तो यहाँ पर देखो, इधर से बोलीविया देश आ जाता है, बोलीविया, यहाँ से पराग्वे, इधर से अर्जेंटीना, इधर से थोड़ा बहुत चिली का पार्ट। तो इस तरीके से बोलीविया, पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में यहाँ पर कौन सा घास का मैदान है? ग्रान चाको घास का मैदान। तो मुख्य रूप से अर्जेंटीना भी कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके साथ आप बोलीविया, पूर्वी बोलीविया लिख सकते हैं, पूर्वी बोलीविया और पराग्वे, इन देशों के अंतर्गत कौन सा घास के मैदान मिलते हैं? ग्रान चाको घास के मैदान मिलते हैं। इसके बाद पंपास घास के मैदान। तो पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। कैसे घास के मैदान है? शीतोष्ण। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हम कहाँ पर देखते हैं? तो ये पेंटागोनिया मरुस्थल के बिल्कुल आसपास, पराग्वे और पेंटागोनिया मरुस्थल के बीच में शीतोष्ण घास के मैदान। और शीतोष्ण घास के मैदान के लिए अपन एक ही स्थान लिखते हैं, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना लिखते ही अर्जेंटीना का हृदय हम किसको कहेंगे? ठीक है ना, अर्जेंटीना का हृदय हम किसको कहेंगे? पंपास घास के मैदान को कहेंगे, क्योंकि इसी पंपास मैदान के अंतर्गत गेहूं उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और हम फसलों के अंदर देखने वाले हैं कि गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना देश के अंतर्गत। तो चलेंगे आगे बढ़ें, तब तक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। लानोस घास के मैदान कहाँ पर लिखेंगे आप? वेनेजुएला। कंपास घास के मैदान कहाँ पर लिखेंगे? ब्राज़ील। ये सवाना तुल्य जलवायु से संबंधित घास के मैदान हैं। और सवाना तुल्य जलवायु हम अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके हैं। कहाँ पर? अफ्रीका के अंतर्गत तंजानिया और केन्या में सबसे ज़्यादा सवाना घास के मैदान मिलते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर कंपास घास के मैदान मिलते हैं। ग्रान चाको कहाँ पर? तो अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया के मध्य। इसके बाद शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पंपास घास के मैदान कहलाते हैं, जो गेहूं उत्पादन के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध रहने वाला है। तो यहाँ तक क्लियर है। अगला प्रश्न अपन अगला टॉपिक देखते हैं। अगले टॉपिक की ओर बात करें तो देखिए, घास के मैदान और मरुस्थल हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कुछ झीलों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। और झील में एक ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, नेक्स्ट जो भी टॉपिक है अपना, जो भी क्रमांक है आप ध्यान रखिएगा। झील, और झील में क्या ध्यान रखना है? तो अब अमेरिका के अंदर झील के बारे में एक ही प्रश्न सबसे ज़्यादा देखा गया है, ये बोलीविया जो देश हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सा देश है साथियों? बोलीविया देश। और बोलीविया देश के अंतर्गत मैं आपको बता दूं बोलीविया देश के बारे में कि इसकी एक राजधानी का नाम आपको ध्यान रखना है। और इसकी राजधानी का नाम क्या है? लापाज, ठीक है। बोलीविया देश की राजधानी का नाम क्या है? लापाज। और ये विश्व की सर्वोच्च राजधानी है, ठीक है। विश्व की सर्वोच्च राजधानी मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी अगर किसी देश की है तो कौन से देश की हो गई? बोलीविया देश की हो गई। तो ये एक आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि अभी तक इस तरीके का प्रश्न नहीं देखा गया। अट्रैक्शन के लिए थोड़ा सा अपन को लगता है हाँ बोलीविया की राजधानी लापाज, बाकी विश्व का सबसे ऊंची राजधानी है, ध्यान रख सकते हैं। हमको ध्यान रखना है बोलीविया के अंदर एक यहाँ पर कौन सी झील है? टीटीकाका, टीटीकाका। और टीटीकाका झील के बारे में आता है कि टीटीकाका झील जो है वो क्या है? तो विश्व की सर्वोच्च नौगम्य झील,
सर्वोच्च नौगम्य झील, विश्व की सर्वोच्च नौगम्य झील कौन सी हो गई? टिटिकाका। आपको अगर एग्जाम के अंदर प्रश्न आ जाए तो किसी दूसरी झील को लेकर कहीं कदापि कंफ्यूज ना हो, आप इसी को करें टिटिकाका, क्योंकि बहुत सारी किताबें कुछ और नाम भी आपको बताएगी और मैं इस तरीके के नाम बताऊं तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए जो मेन बात है उसी बात मेन मुद्दे पर चलेंगे। तो देखिए, विश्व की सर्वोच्च झील हो गई। यहाँ पर झीलों से संबंधित एकमात्र प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बनता है टिटिकाका झील का। इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं फसलों से संबंधित और वनों से संबंधित। तो फसलें एवं वन, तो फसलें एवं वन के अंतर्गत अपन देखें तो फसलें एवं वन में सबसे पहले हमें कहवा की बात ध्यान करनी होगी। कहवा के बाद गन्ना, ठीक है, गन्ना के बाद कोको। इस तरीके से कुछ प्रश्न हमारे यहाँ से देखे गए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत हम सबसे पहले इस तरीके से बात करें, ये ठीक है, इस तरीके से ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ये ब्राज़ील देश, और ब्राज़ील देश के अंतर्गत अपन देखते हैं कि कहवा का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो संपूर्ण वर्ल्ड में सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक देश की बात करें तो कौन सा देश हो जाएगा? ब्राज़ील देश हो जाएगा। तो ब्राज़ील के बारे में अपन ने देख लिया, कहवा का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो गया। इसके बाद कहवा से संबंधित ही दो प्रश्न और यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। कैसे? तो देखते हैं। सबसे पहला कहवा से संबंधित साओ पालो को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। एक स्थान है साओ पोलो या साओ पालो, और एक प्रश्न आता है आपका सेंटोस। अब देखिए दोनों अपने आप में क्या स्थितियां हैं। बहुत सारे स्टूडेंट दोनों को एक ही समझ बैठते हैं। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि साओ पालो को कहते हैं कहवा मंडी, ठीक है। ये कहाँ पे आएगी दोस्तों? ब्राज़ील के अंदर। तो कहवा मंडी कौन सी है? कहवा मंडी हो जाएगी, या कॉफ़ी मंडी कह दो, कौन सी हो जाएगी? साओ पालो। तो कहवा या कॉफ़ी का उत्पादन हो गया ब्राज़ील के अंदर, और कॉफ़ी के उत्पादन के साथ ही सेंटोस नाम का एक यहाँ पर बंदरगाह है। इस बंदरगाह को अपन क्या कहते हैं? तो कॉफ़ी बंदरगाह कहेंगे, ठीक है। या कहवा बंदरगाह या कॉफ़ी बंदरगाह हम किसको कहेंगे? तो सेंटोस बंदरगाह। ये विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह हैं जिसको अपन क्या कहेंगे? कॉफ़ी बंदरगाह कहेंगे। इसके बाद ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी या कहवा से संबंधित एक और प्रश्न हमारे सामने आता है, और वो प्रश्न इस तरीके से है, ठीक है। फेजेंडा या फेजेंडा, ठीक है। फेजेंडा क्या है? तो इस तरीके का प्रश्न हमारे सामने आता है। तो ब्राज़ील देश के अंतर्गत कॉफ़ी के जो बागान बनाए जाते हैं उस कॉफ़ी के बागान को हम क्या कहेंगे? फेजेंडा। तो फेजेंडा क्या हो गया? एक शब्द में कॉफ़ी या कहवा के बागान। तो हमारा एक फसल कंप्लीट हुई, कहवा सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील, साओ पालो कहवा मंडी, सेंटोस कहवा बंदरगाह, और फेजेंडा क्या हो गया? कॉफ़ी के बागान हो गए। इसी तरीके से दोस्तों अपन चलते हैं गन्ना की ओर। तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो कौन सा देश करता है? ब्राज़ील देश करता है, ठीक है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भी कौन करता है? ब्राज़ील देश करता है। कोको का तो आइवरी कोस्ट अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आपको देखना है ब्राज़ील और अर्जेंटीना देश के अंतर्गत इसका उत्पादन होता है। तो ठीक है, इस फसल को इतना यहाँ पर याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। मैं यहाँ पर राइट का निशान लगा रहा हूँ, ये दोनों फसलें आपको क्लियर करनी है। एक तो कहवा ब्राज़ील, और गन्ना भी कहाँ पर? सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील के अंदर। तीसरी महत्वपूर्ण फसल है यहाँ पर गेहूँ, और गेहूं के लिए अभी अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर एक मैदान है पंपास मैदान, ठीक है। कौन सा मैदान है? पंपास मैदान। और पंपास मैदान कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना। तो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत अर्जेंटीना में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है, और ये गेहूं का उत्पादन अर्जेंटीना के अंदर पेंटागोनिया मरुस्थल, और पेंटागोनिया मरुस्थल के उत्तर में पंपास घास के मैदान, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से एक अर्धचंद्राकार पेटी बनती है। तो अर्धचंद्राकार पेटी गेहूं की कहाँ है? ये प्रश्न अधिकांश रूप से देखा गया है। तो देखते हैं गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन देखते हैं यहाँ के अंतर गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी हो गई अर्जेंटीना के अंतर्गत, और मेसी भी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं।
तो आप ध्यान रख सकते हैं गेहूं सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अमेरिका की ओर देखें तो अर्जेंटीना में कौन सी पेटी प्रसिद्ध है? गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी। तो इस तरीके से फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां कंप्लीट होती हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारे पास एक अगला टॉपिक आता है दक्षिण अमेरिका में खनिज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और खनिज से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अंतर्गत तांबा और पन्ना, ये दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो खनिज के अंदर सबसे पहली स्थिति देखें तांबा, और ये तांबा जो है वो आरपीएससी के अंतर्गत कई एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है कि तांबा जो है वो कौन से देश के अंदर? चिली देश के अंदर। और चिली देश में भी कौन सा? चुक्विकामाटा नाम की जो खदान है वो विश्व प्रसिद्ध खदान है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि तांबे का सर्वाधिक उत्पादन चिली, और चिली में भी कौन सी खदान? तो चुक्विकामाटा। ठीक है, कौन सा माटा? चुक्विकामाटा। इसके बाद दूसरी बात देखें यहाँ पर हीरे की, पन्ना। और पन्ना कहाँ पर? तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले कोलंबस कौन से देश में पहुँचा था? कोलंबस कौन से देश में पहुंचा? कोलंबिया देश में। तो कोलंबिया के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पन्ने का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, बाकी अपन देखते हैं चांदी। तो चांदी तो उत्तरी अमेरिका का एक देश है मेक्सिको देश, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उस मेक्सिको देश के बाद भी बात करें तो पेरू के अंदर सबसे ज़्यादा चांदी मिलती है। तो चांदी कहाँ पर पहनेंगे? पेरू में पहनेंगे। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, पेरू के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रमुख खनिज कंप्लीट कर लिए, तांबा, पन्ना और चांदी। और यहाँ सबसे ज़्यादा संभावना रहेगी आपके कौन से प्रश्न की? तो तांबे की। यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो हमारा प्रश्न मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस किसके बनते हैं? तांबे से संबंधित। दूसरी बात करते हैं अपन यहाँ पर खनिज के बाद वनस्पति से संबंधित बात कर लेते हैं। वनस्पति के लिए काफ़ी पॉपुलर स्थान रहता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के अंदर ये वाली स्थिति अपन कंप्लीट कर रहे हैं। देखिएगा वनस्पति के बारे में किस तरीके की स्थितियां हैं। तो वनस्पति के अंदर हमने देखा है कि यहाँ भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंतर्गत कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। और सदाबहार वनस्पति ब्राज़ील और उसके आसपास के क्षेत्रों में जहाँ अमेजन नदी बह रही है उस अमेजन नदी के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन कौन से नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं? अमेजन प्रवाह क्षेत्र में। और अमेजन प्रवाह क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इनको अमेजन वन भी कहते हैं। अमेजन वन से संबंधित इस तरीके का भी प्रश्न आता है कि अमेजन वन को क्या कहते हैं? तो हार्ट ऑफ अर्थ या पृथ्वी के फेफड़े। ठीक है, दोनों कहा जाता है, हार्ट ऑफ अर्थ या पृथ्वी के फेफड़े। हम किन वनों को कहते हैं? तो अमेजन वनों को कहते हैं। और अमेजन वन जो हैं वो वन कहाँ पर हैं? तो ये भूमध्य रेखा के आसपास वाले इलाके में। भूमध्य रेखा जहाँ पर हैं वहाँ कैसे वन मिलेंगे? तो सदाबहार वनस्पति मिलेगी। बात करते हैं आगे की ओर। तो सदाबहार वनों के अंतर्गत ये जो हो गया वो अमेजन क्षेत्र के लेकर हो गया। और इस अमेजन वनों के अंतर्गत जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो प्रश्न क्या बनता है कि यहाँ पर एक सांप मिलता है एनाकोंडा। विश्व का सबसे बड़ा सांप जो है उस सांप को क्या कहते हैं? एनाकोंडा। और एनाकोंडा सांप भी कहाँ पर पाया जाता है? तो अमेजन जंगलों में मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो अमेजन जंगल हैं या यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन हैं उन वनों को ब्राज़ील और वेनेजुएला के आसपास इन वनों को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में इनको सेल्वास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेल्वास वन कहते हैं। सेल्वास भी कभी कभी पूरा भी देखने को मिलता है और आधा भी है, तो सेल्वास वन कहते हैं। ठीक है, तो सेल्वास वन कहाँ पर हो गए? सेल्वास वन हो गए ब्राज़ील में। इसके बाद एक चैपरल नाम का शब्द आता है, चैपरल। ठीक है, चैपरल कहाँ पर? तो कैलिफोर्निया के अंतर्गत इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। तो उसको कैलिफोर्निया के अंदर अपन देखेंगे, उत्तरी अमेरिका का एक देश है कैलिफोर्निया। इसके बाद यहाँ हमें एक और प्रश्न देखने को मिलता है वालसा।
और एक प्रश्न देखने को मिलता है मोंटाना। तो वालसा और मोंटाना क्या हैं, ये दोनों आप क्लियर करें वनस्पति से संबंधित। तो वालसा जो देखो सदाबहार वनस्पति है, ये कहाँ पर मिल रही है, ब्राज़ील के क्षेत्र में मिल रही है। तो इसकी लकड़ी कैसी होगी, कठोर होगी। तो कठोर लकड़ी वाले ब्राज़ील के वनों को क्या कहते हैं, तो वालसा कहते हैं। ठीक है, ब्राज़ील में कठोर लकड़ी वाले वनों को अपन क्या कहते हैं, तो कठोर लकड़ी वाले वनों को हम क्या कहेंगे, वालसा कहेंगे। और इसके बाद मोंटाना नाम का स्थान, तो मोंटाना क्या है कि ये जो एंडीज पर्वतमाला है, उस एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी भाग में जो मुलायम लकड़ी वाले वन हैं, ठीक है, मुलायम लकड़ी वाले वन, और मुलायम लकड़ी वाले वनों को क्या कहते हैं, तो मोंटाना कहते हैं। और वालसा वनस्पति कहाँ मिलती हैं, तो ब्राज़ील के अंतर्गत मिलती है। तो साथियों ब्राज़ील जो देश है वो यहाँ दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, और सबसे छोटा देश हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उरुग्वे। ठीक है, कौन सा है, उरुग्वे सबसे छोटा देश है, और सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया, ब्राज़ील हो गया। तो इस तरीके से वनों के अंतर्गत इम्पोर्टेंट जानकारी हमारी कंप्लीट होती है। इसके अंतर्गत क्या इम्पोर्टेंट जानकारी है, तो सदाबहार वनों से संबंधित ही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूसरी बात करें कि यहाँ के अन्य क्या चीज़ें हैं, तो हम एक टॉपिक लेते हैं अंतिम तौर पे, अन्य क्या चीज़ें हैं, और उसी अन्य के अंतर्गत हम एक एक करके जो चीज़ें अभी तक रह गई हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो अन्य में सबसे पहली बात देखते हैं पनामा। अन्य में सेकंड बात देखते हैं ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। तीसरी चीज़ देखते हैं, यहाँ सर्वोच्च ज्वालामुखी से संबंधित कन्फ्यूज़न प्रश्न रहता है, सर्वोच्च ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न एक पूछा जाता है। और एक है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि, और यहाँ पर मैगलन जल संधि की बात करें तो अपन वहाँ चले उससे पहले क्लियर कर लेते हैं मैगलन जल संधि क्या है। तो मैगलन जल संधि की बात करें उससे पहले अपन चलते हैं पनामा नहर। तो देखिए इस तरीके से साथियों अपन दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं, और दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत इस तरीके से ये पनामा कंट्री है। और पनामा कंट्री में यहाँ पर इधर से कौन सा देश चालू हो जाएगा, कौन सा महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो पनामा जो देश है या पनामा जो नहर बनाई गई है, उस पनामा नहर की इस तरीके से बात करें कि ये पनामा नहर है, उस पनामा नहर में एक और तो कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर, और एक और कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। ठीक है, इधर से प्रशांत लिख रहा हूँ मैं और इधर से अटलांटिक। दोनों महासागरों के बीच में न्यूनतम दूरी, ठीक है, कितना किलोमीटर, 72 किलोमीटर की रेंज में, ठीक है, सैनिकों द्वारा बनाई गई 1915 में एक नहर जिसका नाम क्या है, पनामा देश के नाम पर पनामा नहर। तो देखिए यहाँ पर कोलन बंदरगाह या केलोन बंदरगाह भी कहते हैं, कोलन बंदरगाह से लेकर प्रशांत महासागर का तटवर्ती क्षेत्र है पनामा बंदरगाह, और कोलोन से पनामा के बीच में यहाँ 72 किलोमीटर की रेंज में इस नहर को बनाया गया है, जिस पे मीरा, ठीक है, पेड्रो और गाटुन, ठीक है, मीरा, पेड्रो और गाटुन लॉक्स लगे हुए हैं। यदि हम विश्व के प्रमुख नहरों का टॉपिक बात करेंगे तो उस समय उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी आपके लिए जानना पर्याप्त है कि ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में एक नहर है, क्योंकि अपन देखते हैं कि अटलांटिक महासागर की तली लगातार क्या हो रही है, अप हो रही है, और ऐसी स्थिति में वाटर लेवल क्या होगा, अप होगा। जब यहाँ का वाटर लेवल अप होगा तो अगर नहर बनाएंगे तो यहाँ बहुत तेज गति से पानी इस ओर आएगा, और ऐसी स्थिति में जहाज़ों की पलटने की संभावनाएं रहेगी, क्योंकि इस नहर में जहाज क्या करते हैं, गमन कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 लॉक लगा दिए गए। मैं उसकी बात कर रहा था, मीरा, गाटून और पेड्रो लॉक्स। तो उसकी बात अपन संबंधित टॉपिक में करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो चिली के अंतर्गत इस तरीके से, ठीक है, चिली का एक स्थान है वालपरेंजो। वालपरेंजो है चिली में, और वालपरेंजो चिली से ब्यूनस आयर्स, और ब्यूनस आयर्स कहाँ पे हैं, अर्जेंटीना। ठीक है, ब्यूनस आयर्स कहाँ पे हैं, अर्जेंटीना, और ब्यूनस आयर्स के बीच में जोड़ने वाला जो रेल मार्ग है वो रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग।
ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। और ट्रांस इंडियन रेल मार्ग दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा हो गया, तो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, देखो वापस से देख लेना, वालपरेंजो कहाँ पे, चिली, और ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है, तो अर्जेंटीना की राजधानी है। सबसे सुंदर शहर के नाम से भी अपन उसको उपमा देते हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं ब्यूनस आयर्स और वालपरेंजो। इसके बाद यहाँ एक मैगलन जल संधि की बात की है, तो ये दक्षिण अमेरिका दक्षिणतम छोर, और इस तरीके से यहाँ अटलांटिक महासागर वगैरह या अंटार्कटिका महाद्वीप वगैरह शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन यहाँ कंप्लीट करें तो क्या स्थिति क्लियर करनी है, तो स्थिति ये क्लियर करनी है कि ये इधर से कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर से इधर कौन सा महासागर है, तो प्रशांत महासागर। और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ने का काम जो करती हैं वो कौन सी जल संधि है, मैगलन जल संधि। और मैगलन जल संधि कहाँ पर है, तो सुदूर दक्षिण अमेरिका में, सुदूर दक्षिण अमेरिका के अंदर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्यूगो करके यहाँ का एक द्वीप है, फ्यूगो, ठीक है, फ्यूगो द्वीप जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है, फ्यूगो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, फ्यूगो याद रख सकते हैं, फ्यूगो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है जो इसी जल संधि के दक्षिण के अंदर स्थित है। तो इस तरीके से मैगलन जल संधि की बात हुई, अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ने का काम करती है कौन सी, मैगलन जल संधि, ध्यान रख सकते हैं आप यहाँ पर। दूसरा, यहाँ ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात कर ली, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करें तो वालपरेंजो से ब्यूनस आयर्स, और पनामा की बात करें तो अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ता है। यहाँ से जहाज जो है वो उसको यहाँ आना होता तो इतनी दूरी तय करनी पड़ती, वो दूरी अब क्या हो गई, काफ़ी कम हो गई। तो इस तरीके से अपना ये बात कंप्लीट होती है। एक बात रहती है यहाँ सर्वोच्च ज्वालामुखी की, ठीक है, तो ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं। यहाँ ये प्रश्न बहुत सारे अभ्यर्थियों का कंफ्यूज रहता है कि सर्वोच्च ज्वालामुखी की बात आए तो सर ये क्या हैं, ठीक है। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर ये क्या हैं। एक तो नाम आता है ओजोस डल सलाडो, एक नाम आता है कोटोपेक्सी, एक नाम आता है चिम्बेरेजी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जानकारी क्या थी, तो ओजस डी सलाडो विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी, – 2012 के बाद हमें एक चीज़ पढ़ने को मिलती है, ओजोस डल सलाडो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर आपको कौन सा ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, ओजोस डल सलाडो। लेकिन किताबों के अंदर और आरपीएससी ने जो अभी तक चल रही है उसके अंतर्गत कौन सा प्रश्न सबसे ऊंचा माना हुआ है, तो विश्व का सर्वोच्च ज्वालामुखी किसको माना है, विश्व का सर्वोच्च ज्वालामुखी टिटिकाका को माना है सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत अगर इस तरीके का प्रश्न आए तो अगर ऑप्शन में ओजोस डी सलाडो हो तो ठीक है करना है, वरना अपन को क्या ध्यान रखना है, कोटोपेक्सी विश्व का सर्वोच्च ज्वालामुखी, और चिम्बेरेंजी भी यहाँ पर पाया जाने वाला एक ज्वालामुखी ही है। तो इस तरीके से ये अमेरिका के बारे में, दक्षिण अमेरिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ कंप्लीट हुई। हम आगे के टॉपिक में एक और जानकारी भी लेंगे कि यहाँ जो देश हैं पेरू, उस पेरू देश के तट पर, ठीक है, इस तरीके से अपन को यहाँ पर भारत का परिप्रेक्ष्य लेना होगा, इधर से ऑस्ट्रेलिया का परिप्रेक्ष्य लेना होगा, और इधर से दक्षिण अमेरिका। क्या स्थिति बनेगी कि यहाँ पर पेरू धारा जो है 5 से 7 साल में एक बार यहाँ पर पेरू धारा चलेगी, और उस पेरू धारा से यहाँ पर क्या होगा, अत्यधिक बारिश होगी, और अत्यधिक बारिश होगी कहने का मतलब वायुदाब कम होगा, और इससे सारी हवाएं इस ओर आगे की ओर चली जाएगी, जिसको हम अल निनो प्रभाव कहेंगे। तो हम एक पृथक से टॉपिक लेंगे अल निनो और ला निनो, और उसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत मिलेंगे। तो इस तरीके से अपनी जानकारी कंप्लीट होती हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। संपूर्ण जानकारी हमने ली और यहीं से मैक्सिमम प्रश्न आपके बैठने हैं। साथ ही इस महाद्वीप की जानकारी पूरी होने के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।